हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीटीपी की क्लास में थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगी। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसमें मैं कुछ थॉर्नडाइक के बारे में बताते हुए उनके सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। देन इसके बाद उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने सीखने के कुछ सिद्धांत भी दिए थे, सीखने के कुछ नियम बताए, तो इसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे इनके सिद्धांत का जो नाम है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, सीखने के संबंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ऐसा थ्योरी के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। जो थॉर्नडाइक थे, आपको पता है अच्छे से कि थॉर्नडाइक जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित है। और थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने जो ये वाला जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, इस पर जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पे प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी, इनकी जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, उनकी पुस्तक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंसी। जो पुस्तक इस्टेब्लिश की थी उन्होंने 1898 में इस पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया था। उनकी कुछ अन्य भी पुस्तक है, जैसे कि ह्यूमन लर्निंग, इससे रिलेटेड भी अन्य पुस्तकें उन्होंने काफ़ी सारी, लेकिन ज़्यादातर अगर अधिगम के या फिर इनके बाद सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा था, पुस्तक का नाम एनिमल इंटेलिजेंसी ही पूछा था। ये पिछले एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसको आप ध्यान रखना। इनकी पुस्तक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंसी, जो 1898 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं उनके प्रयोग के बारे में। थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने एक ऐसे पिंजरे का निर्माण किया था जिसका दरवाजा खटके के दबाने से खुलता था, और उस पिंजरे के बाहर उन्होंने एक भोजन के रूप में एक मछली का टुकड़ा रख दिया था, और पिंजरे के अंदर उन्होंने एक भूखी बिल्ली को कैद कर दिया था। भूखी बिल्ली भूखी होने के कारण काफ़ी उछल कूद करने लगी, क्योंकि वो भोजन उसके लिए उद्दीपक, जो भूख थी उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रही थी, जो स्वाभाविक क्रिया थी, और जो उसका भोजन प्राप्त करना एक उद्दीपक था उसका। तो इसके कारण वो काफ़ी उछल कूद करने लगी, लेकिन अचानक संयोगवश उसका जो पैर है वो लीवर पर पड़ गया, जिसके कारण पिंजरे का दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार बिल्ली लीवर को दबाकर भोजन को प्राप्त करना सीख जाती है। लेकिन इस देखा आपने, लीवर पे उसका हाथ पड़ा और अचानक से उसका दरवाजा खुल गया, जिसके कारण उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार बिल्ली क्या करती है कि भोजन को प्राप्त करना सीख जाती है, लेकिन उसने कई बार प्रयास करती है और कई बार त्रुटियां करती है। मतलब जितनी बार वो प्रयास कर रही है उतनी बार उससे गलतियां हो रही हैं। एक बार में उसको इतना नहीं पता है कि इसके लीवर को दबाने से उसके पिंजरे का दरवाजा खुल जाएगा और भोजन को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए थॉर्नडाइक ने इस प्रतिक्रिया को बार बार दोहराया और देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पहले की अपेक्षा कम समय लग रहा है, पहले की अपेक्षा कम प्रयास करना पड़ रहा है, पहले की अपेक्षा वो भोजन को प्राप्त करने के लिए त्रुटियां भी कम कर रही है। कि जाहिर सी बात है, समय कम लगेगा तो त्रुटियां भी कम करेगी, प्रयास भी कम करेगी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ऐसा समय आया और धीरे धीरे करके उसकी जो क्या कहते हैं, त्रुटियों की जो संख्या में कमी आने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा एक समय आया जब बिल्ली बिना किसी भूल के और एक ही प्रयास के पिंजरे से बाहर, लीवर को दबाकर पिंजरे से बाहर निकल के भोजन को प्राप्त करना सीख लिया। तो इस प्रकार बिल्ली ने भोजन को लीवर को पिंजरे का दरवाजा खोल के लीवर को दबा के पिंजरे का दरवाजा खोल के भोजन को प्राप्त करना सीख जाती है। तो इस प्रकार उद्दीपक द्वारा अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि उद्दीपक क्या था, उसकी भूख, जो भोजन के प्रति उसकी भूख थी, जो उसे भूख लग रही थी। अनुक्रिया जो उछल कूद कर रहे थे, उसके प्रयास करने के लिए जितने प्रकार की भी एक्टिविटी कर रही थी, तो अनुक्रिया, तो दोनों में संबंध स्थापित हुआ। तो इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी आधार पर इसे कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लीवर को दबा के बिल्ली ने अपने भोजन को प्राप्त कर लिया है। थॉर्नडाइक के अनुसार भूख एक उद्दीपन ना होकर एक स्वाभाविक उत्तेजना है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो भूख होती है वो उद्दीपक ना होकर, इस सिद्धांत के अनुसार वो स्वाभाविक उत्तेजना है, क्योंकि ये उद्दीपक नहीं है। अगर हम बिल्ली अगर भूखी नहीं होती तो उसके सामने अगर भोजन रखते तो वो इतना उछल कूद नहीं करती, उसका पेट भरा होता। तो जो बिल्ली थी वो भूखी थी, तो भूख एक स्वाभाविक क्रिया होती है। अगर हमें भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली हम अपनी भूख को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो उन्होंने उसको स्वाभाविक उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना, चालक
माना है, जबकि भूखी बिल्ली द्वारा उछल कूद करना स्वाभाविक अनुक्रिया। जब भूखी बिल्ली होगी और उसके द्वारा उछल कूद करना एक स्वाभाविक अनुक्रिया ही होती है। तथा भोजन की जो गंध है एक उद्दीपक है। भोजन की गंध मतलब उस अगर बेशक भूखी भी होती लेकिन उसको पास भोजन उसको दिखाई नहीं दे रहा होता तो वो इतनी ज़्यादा अनुक्रिया नहीं करती, इतने प्रयास नहीं करती भोजन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन उसे भोजन दिखाई दे रहा था, भोजन की गंध आ रही थी, तो वो उसके लिए मोटिवेशनल या उद्दीपक का कार्य कर रही थी, जिसके आधार पर वो भोजन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया कर रही थी। तो इस प्रकार इनके थॉर्नडाइक ने मतलब बिल्ली के पर प्रयोग करके अपने अधिगम का सिद्धांत दिया है कि कैसे जो जानवर है अपनी अनुक्रिया करके और अब किसी भी प्रकार के अधिगम को करना। वो एक समय ऐसा आता है कि जितनी वो गलतियां करता है अपनी गलतियों के आधार पर ही सीखता है, और एक समय ऐसा आता है कि अपनी गलतियों को करना वो बंद कर देता है और उस अधिगम को सीखता। पर थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर कुछ सीखने के नियम भी दिए हैं। उन्होंने सीखने के कुल 8 नियम दिए। उन 8 नियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मुख्य नियम उन्होंने 3 बताए हैं सीखने के, और दूसरा है गौण नियम, सेकेंडरी मतलब लॉ। तो इसके उन्होंने प्रकार 5 बताए हैं। तो इसको कुल मिलाकर जो सीखने के नियम है उन्होंने 8 दिए हैं। 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। पहला नियम है तत्परता का नियम जो मुख्य है, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। गौण नियम में पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सहचर्य परिवर्तन का नियम, पांचवा आत्मा सात्मीकरण का नियम, आत्म सात्मीकरण का नियम। फर्स्ट जो नियम है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अंतर्गत ये कि अगर भी हम कक्षा के आधार पर देखें, अगर कोई बालक पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है तो वो सकारात्मक तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई बालक किसी अधिगम क्रिया को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वो उस क्रिया को करने में बहुत ज़्यादा समय लगाएगा और उसकी क्रिया की या उसके अधिगम की दर में कमी आती जाएगी। तो इस नियम के अनुसार पहले बालक को अधिगम करने के लिए प्रेरित किया जाए। जब बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर हो तभी पढ़ाया जाए। बच्चे के अंदर अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए, तभी उसे अगर अधिगम कराएंगे तो सकारात्मक अधिगम हो सकता है। और यदि वह सीखने के लिए मानसिक रूप से तत्पर नहीं होता तो उसका अधिगम श्रेष्ठ नहीं होगा। अगर मानसिक रूप से सीखने के लिए वो तत्पर होगा तभी वो उसका जो अधिगम कर रहा होगा वो काफ़ी श्रेष्ठ और सकारात्मक तरीके से इफेक्टिव लर्निंग कर सकता है। तो तत्परता ने नियम में यही कि शिक्षक को कक्षा में आने से पहले, कक्षा में आने के बाद विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उन्हें पढ़ने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार करना। नेक्स्ट नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के माध्यम से अगर बच्चे ने कोई कार्य सीख लिया है, उस कार्य को बार बार वो दोहराएगा नहीं, अभ्यास के माध्यम से दोहराएगा नहीं, रिपीट करेगा नहीं, तो उस कार्य या उस अधिगम को अपने मस्तिष्क में स्मरण नहीं कर पाएगा, विस्मृति आ जाएगी। तो किसी भी अधिगम को या किसी भी कार्य को इसका स्मरण करने के लिए वो हमेशा याद रहे तो उसके लिए कार्य का अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसी कार्य को सीखने के लिए क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो वह क्रिया अनुकूलित हो जाती है, जिससे श्रेष्ठ अधिगम प्राप्त होता है। यदि उसका अभ्यास छोड़ दिया जाए तो अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आवृत्ति का नियम भी कह सकते हैं। मतलब इसे आवृत्ति का नियम है। हमने अधिगम को सीखने के बाद बार बार दोहराएं तो उसका अधिगम पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमने कोई चीज़ सीखी, उसको हमने दोहराया नहीं, उसको रिपीट नहीं किया, एक बार रिवाइज नहीं किया, हमने प्रयास नहीं किया, तो उसका अधिगम पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभ्यास के 2 उपनियम है। पहला है अनुप्रयोग का नियम, पहला उपयोगी का नियम, दूसरा अनुपयोगी का नियम। हम जब भी किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, जो उपयोगी हमारे ज़्यादा यूजफुल चीज़ें होती हैं उसका अभ्यास पहले करते हैं, और जो हमारे यूज़ की चीज़ें नहीं होती उसका अभ्यास हम बाद में करते हैं। तो इस प्रकार से अभ्यास के 2 उपनियम हैं, उपयोगिता का नियम और अनुपयोगिता का। मतलब हमारे क्या मतलब की चीज़ है, क्या यूज़ की चीज़ है, क्या हमारे भविष्य में काम आने वाला है, उसका हम बार बार अभ्यास करते हैं। और जो हमारे लिए इतना उपयोगी, ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, जिसका हम अनुपयोग नहीं कर सकते, इतना कम उपयोगी होता है, तो उसका हम प्रयास कम करते हैं, अभी नहीं भी करते हैं। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये इफेक्टिव, मतलब अगर हम कोई भी चीज़ हम कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य को करते समय अगर हमें उस कार्य में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, हमारा उसका रिजल्ट है जो पॉजिटिव प्राप्त हो, तो उस कार्य को हम बार बार करेंगे। हम किसी कार्य को सीख रहे हैं, हम कोई अधिगम कर रहे हैं, लेकिन उस अधिगम का हमें कहीं फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसका प्रभाव हमें अच्छा नहीं मिल रहा, सकारात्मक नहीं मिल रहा, नकारात्मक मिल रहा, तो उस कार्य को एक समय बाद हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। यदि किसी कार्य को करते समय सकारात्मक परिणाम
प्राप्त होते हैं तो छात्र की भी अभिलाषा बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है इस कार्य को बार बार करें, जिससे अधिगम श्रेष्ठ होता है। लेकिन यदि किसी कार्य को करते समय हमें नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो एक समय बाद हम किसी भी कार्य को या किसी भी प्रकार के अधिगम को करना समाप्त कर देते हैं, उसकी दर में मतलब उसकी अधिगम की दर में गिरावट आने लगती है। तो कक्षा में कभी भी अगर छात्रों को कोई भी अधिगम या किसी भी कार्य को दे रहे हैं तो उसमें उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, सकारात्मक परिणाम, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, अधिगम कर रहे हैं, उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो पढ़ने के लिए बार बार तत्पर होते हैं, बार बार पढ़ते हैं। और अगर उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो पढ़ना लिखना कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि हम पढ़ते हैं फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते, हम याद करते हैं याद नहीं होता, हम गलत कराते हैं। तो इस तरीके से तो इसे मतलब उपलब्धि, इस नियम को संतुष्टि तथा संतोष का नियम भी कह सकते हैं। उपलब्धि तथा अभिप्रेरणा प्रभाव के नियम के अंतर्गत आती है, क्योंकि हम मोटिवेट हो रहे हैं तो हमारी उपलब्धि अच्छी होती है, उपलब्धि हमें अच्छी मिल रही है, इससे हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं पढ़ने के प्रति। तो इस प्रकार का है हमारा प्रभाव का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम यह है जैसे कि हमारे पास कोई समस्या है तो उस समस्या का जब तक हमें समाधान नहीं मिल जाता है, जब तक उस समस्या का सही समाधान नहीं मिलता तब तक हम विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करते रहते हैं। और जब हमारी जिस अनुक्रिया के माध्यम से हमारी किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है तो उस अनुक्रिया को हम वहीं समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया का प्रयोग करना ही बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का एक बेस्ट एग्जाम्पल ये है जो थॉर्नडाइक ने अपना जो नियम दिया है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, दोनों सेम ही है। तो उसमें क्या था, वो बार बार विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया कर रहा था, वो अनुक्रिया तब तक कर रहा था जब तक उसकी सही अनुक्रिया नहीं हो जाती। सही अनुक्रिया वही अचानक संयोगवश लीवर पे हाथ पैर पड़ा और पिंजरे का दरवाजा खुल गया और उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो ये इसी सिद्धांत पर आधारित है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है मानसिक मनोवृत्ति का नियम। मानसिक मनोवृत्ति का नियम यह है कि जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है या उस कार्य को करने के प्रति वो रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मानसिक रूप से वो उसकी मनोवृत्ति जो है सकारात्मक नहीं है, तो वो उस कार्य को नहीं करता या वो अधिगम को नहीं कर पाएगा। तो यही है, किसी भी कार्य को करते समय यदि सकारात्मक दृष्टिकोण हो, किसी के बच्चे के मस्तिष्क में सकारात्मक दृष्टिकोण हो तो वो उस कार्य को सीधी बहुत ही जल्दी से आसानी से कर सकता है और उसका प्रभाव भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा। यदि किसी कार्य को करने के प्रति उसका नकारात्मक दृष्टिकोण, रुचि नहीं है, नहीं करना चाहता, मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो उस कार्य की या उस अधिगम की दर में अपने आप ही कमी आती जाएगी। तो इस प्रकार से वो कार्य को करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगाता है। तो बच्चों को सबसे पहले सिखाने के लिए, किसी कार्य को कराने के लिए उसको मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो सकारात्मक प्रभाव दृष्टिकोण के आधार पर। छठा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम है कि किसी भी अधिगम को कराने से पहले या किसी भी अधिगम को करा रहे हैं, बच्चों को स्टूडेंट को कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उस चैप्टर को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस विषय वस्तु को, तो स्टूडेंट को आसानी से हम सिखा सकते हैं। हम चाहें कि एक दिन में जाए, बहुत लेंथी चैप्टर है तो एक दिन में एक बार मतलब 35 मिनट के पीरियड में सिखा दो तो ये पॉसिबल नहीं है। हम उसके कि बच्चे की योग्यता, क्षमता, स्तर के अनुसार हम पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके तब बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे उस पार्ट को इजी तरीके से सीख जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का ये सिद्धांत है कि किसी कार्य को सिखाते समय अगर हम किसी भी विषय वस्तु या किसी प्रकार के समस्या का समाधान, कोई समस्या हमारे सामने तो उसका समाधान करने के लिए हम उसके समाधान को या उस समस्या को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो समस्या का समाधान हम बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसी है कि किसी कार्य को सिखाते समय अगर उसकी विषय वस्तु को हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड कर देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अगर उस कार्य को सिखाएंगे, उस अधिगम को सिखाएंगे तो उसका अधिगम बच्चा शीघ्र ही कर लेता है, जल्दी उसका अधिगम कर लेता है, सकारात्मक तरीके से वो अधिगम करता है और उसके अधिगम की जो दर में भी कमी नहीं आती है, तीव्रता आती है। अगर वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके किसी भी कार्य को या किसी भी अधिगम को नहीं सिखाया जाएगा तो उसके अधिगम की दर में धीमी गति आती रहती है। इस सिद्धांत को अंश से पूर्व की ओर सिद्धांत भी कहता है। अंश से पूर्ण की ओर क्यों? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे रहे हैं, फिर उस पूरे कार्य को सिखा दे रहे हैं, उस अधिगम को सिखा दे रहे हैं, तो अंश से पूर्व की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। सूक्ष्म से स्थूल
पहले छोटे छोटे चीज़ों को सिखा रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों को सिखा रहे हैं, तो एक बड़ा, जैसे कि प्लांट, हम एक प्लांट के बारे में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, भाग हैं, उस भाग के जड़, तना, पत्ती, फूल, इसके बारे में हम पढ़ाते हैं। इसके बारे में पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, कंप्लीट एक पौधे के बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार के सूक्ष्म स्थूल से या सूक्ष्म से स्थूल की ओर का नियम भी इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सदृशता अनुक्रिया का नियम। इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं, और इस आत्मीकरण का नियम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो भी हमारे पूर्व में जो भी घटना घटित होती है या पूर्व में जो हमने अनुभव लिया होता है उस पर आधारित हम अनुक्रिया करते हैं। और ये जो नियम है वो पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। जब अगर हम पूर्व में किसी भी चीज़ का हमने अनुभव ले चुके हैं, तो अगर हमारे समक्ष कोई नई परिस्थिति सामने आ जाती है, कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हम उस समस्या से मिलती जुलती परिस्थितियों का स्मरण करते हैं, जिसका हमने पूर्व में अनुभव कर चुके होते हैं, जिसका हमने पूर्व में हमें अनुभव हो चुका होता है। तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं, अपनी नवीन समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये नियम होता है वो पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, और पूर्व अनुभवों के आधार पर ही हम नवीन अनुभवों के या नवीन प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं। वह नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। जो बच्चा अपनी समस्या का समाधान कर रहा है वह अपने नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। नेक्स्ट हम बात करें सहचर्य परिवर्तन का नियम। थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक में भी होने लगती है। जैसे कि अगर एक समय में हमारे समक्ष कोई उद्दीपक आता है तो उसको उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। अगर हमारे समक्ष कोई दूसरा उद्दीपक आ जाता है तो उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए भी उतने ही हम अनुक्रिया करेंगे जितना कि हमने पहले उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए की थी। और पहले उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके का क्रिया का हमने प्रयोग किया था उस क्रिया से ही हम प्रभावित होकर दूसरे उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए भी हम उसी क्रिया का और उसी तरीके का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना। अगर हमने पहले कोई किसी भी समस्या, हमारे समक्ष कोई समस्या आई हो, उस समस्या का समाधान हमने एक तरीके से किया हो जिससे उस समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो गया, अगर हमारे समक्ष सेम उसी प्रकार किया उससे मिलती जुलती कोई दूसरी समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान भी हम उसी तरीके से करते हैं, उसी तरीके की विधियों का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके के उपकरणों का उसी तरीके के स्वरूप का प्रयोग करते हैं और करके हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है, मतलब क्रिया अगर समस्या के समाधान करने का तरीका तो वही रहता है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, मतलब परिस्थितियां चेंज होती रहती है, परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही सहचर्या परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है। अगर हम एक और तरीके से देखें तो यदि अधिगम की परिस्थितियां एक समान, क्लासरूम के हम कंडीशन के आधार पर देखें कि यदि अधिगम की परिस्थितियां एक समान होती है तो शिक्षक क्या करता है, एक अधिगम के माध्यम से दूसरे अधिगम को, एक अधिगम की क्रिया के माध्यम से दूसरे अधिगम की क्रिया को भी कर सकता है। जैसे कि अगर हम क्लासरूम में सेम लेवल के और अगर क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनका अधिगम के प्रति रुचि है, इंटरेस्ट ले रहे हैं अधिगम के प्रति, तो उसमें उनको हम एक समय में कई प्रकार के अधिगम करा सकते हैं, और एक समय में जो उन्हें हमने अधिगम कराया है उसके माध्यम से हम उन्हें दूसरा ज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।